Good morning, students. Welcome to Bright Online Classes. Myself कैलाश शर्मा. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंपनी लेखे यानी कंपनी अकाउंट्स. कंपनी अकाउंट्स को के बारे में जानकारी जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी होती क्या है और ये किस प्रकार से अपना व्यवसाय करती है और किस अधिनियम के अंतर्गत ये अपना व्यवसाय चलाती है. ये सारी बातें जानने के लिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कंपनी की पूंजी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये सारी बातें जानने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी को जानना आवश्यक है. तो देखो, कंपनी विधान शब्द बोला जाता है कानून. कंपनी विधान द्वारा निर्मित व्यक्तियों की एक ऐसी स्वैच्छिक संस्था है. स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से बनाई हुई संस्था, यानी कंपनी कानून द्वारा निर्मित व्यक्तियों की एक ऐसी स्वैच्छिक संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी भी व्यक्तियों का एक ऐसा स्वैच्छिक समूह है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से तैयार की जाती है और जिसे कानून द्वारा तैयार किया जाता है. तो क्या कहलाती है? जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है. लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यक्तियों के किसी समूह को विधान द्वारा कंपनी बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. अब देखो, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी. कैसे? जैसे मान लो 2 या 3 व्यक्ति मिलकर अगर कोई कंपनी बनाने का निर्णय लेते हैं तथा वो विधान से यानी कानून से अनुमति लेकर बनाते हैं तो वो कंपनी कहलाएगी. लेकिन कानून 2 या 3 व्यक्तियों यानी व्यक्तियों के समूहों को किसी कंपनी को बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, उन पर जोर नहीं डाल सकता कि आपको कंपनी बनानी ही पड़ेगी. ये व्यक्तियों की स्वैच्छिक इच्छा पर निर्भर करता है. जब व्यक्ति अपनी स्वैच्छिक इच्छा से कानून की अनुमति लेकर कंपनी तैयार करते हैं तभी वह कंपनी कहलाती है. कंपनी की पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है. कंपनी अपनी क्या करती है, जितनी भी पूंजी होती है उसे अंशों में विभाजित करके रखती है. जैसे मान लेते हैं कंपनी की पूंजी है 5 लाख रुपए. अब कंपनी ने क्या किया, उसके छोटे छोटे 10-10 रुपए के छोटे छोटे टुकड़े के हिसाब से अंश बनाए. तो कंपनी क्या करेगी, इन पूंजी के जो छोटे छोटे टुकड़े करती है, पूंजी की ये छोटे छोटे टुकड़े ही क्या कहलाते हैं, अंश कहलाते हैं. तो कंपनी अपनी पूंजी को हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित करके रखती है. कंपनी पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेती है. पूंजी के ये छोटे छोटे टुकड़े ही अंश कहलाते हैं तथा कंपनी के जिन सदस्यों के द्वारा यह अंश क्रय किए जाते हैं, कंपनी के अंशों को जो व्यक्ति क्रय करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंशधारी कहलाते हैं. वे सदस्य अंशधारी कहलाते हैं. कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है, यानी कंपनी लंबे समय तक चलने वाली होती है. इसमें क्या होता है कि जैसे यदि मान लो कोई सदस्य, कंपनी का कोई सदस्य या अंशधारी दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस पर, कंपनी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता. कंपनी निरंतर चलती रहती है. इसीलिए कहा गया है कि कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है. अर्थात किसी सदस्य के दिवालिया या पागल होने की स्थिति में कंपनी निरंतर चलती रहती है. इसका कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है. बात वही आ जाती है घूमकर कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होने के कारण कंपनी निरंतर चलती रहती है. कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है. कंपनी के जिस अंशधारी ने जितने अंश क्रय कर रखे हैं उसका दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहता है. जैसे मान लेते हैं किसी अंशधारी ने 5,000 अंश क्रय कर रखे हैं, तो उसका जो 5,000 अंशों का अंकित मूल्य है, उस अंकित मूल्य के बराबर ही उस अंशधारी का दायित्व सीमित होता है. कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति मानने के पीछे तथ्य यह है कि इसका निर्माण विधान यानी कानून के अंतर्गत
एक व्यक्ति मानते हुए किया गया है, क्योंकि विधान ने उसे एक व्यक्ति मान लिया है, एक कृत्रिम व्यक्ति मान लिया है। हालांकि प्राकृतिक मानव की तरह इसके हाथ, पैर, मुंह आदि नहीं होते हैं, लेकिन विधान इसे एक अदृश्य व्यक्ति, जिसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, अदृश्य व्यक्ति की तरह मानता है। कंपनी के प्रलेखों पर हस्ताक्षर के लिए इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, तब तो वो कंपनी पर क्या करता है, अपने हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन कंपनी तो क्या है, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो ऐसी दशा में उसकी जो सार्वमुद्रा होती है, यानी जो मोहर होती है, वही उसके हस्ताक्षर का कार्य करती है, जो कि कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर का कार्य करती है। अब आगे है कंपनी अधिनियम का प्रादुर्भाव। देखो पहले कंपनी अधिनियम 1956 लागू था, लेकिन 29 अगस्त 2013 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा एक विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर इस अधिनियम को पारित किया गया था, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 का नाम दिया गया। इससे पूर्व जो कंपनी अधिनियम था वो कंपनी अधिनियम 1956 लागू था। परिभाषा यानी डेफिनेशन, परिभाषा को ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि परिभाषा से ही विशेषताओं का जन्म होता है। अगर किसी बच्चे को परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि उस बच्चे की उसकी विशेषताएं भी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। परिभाषा क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान यानी कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। यानी कंपनी और उसके सदस्य दोनों का एक दूसरे से अलग अलग अस्तित्व माना जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एवं जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा यानी मोहर होती है, क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि परिभाषा से ही विशेषताओं का जन्म होता है, तो चलिए अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है कृत्रिम व्यक्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंपनी विधान द्वारा यानी कानून उसे एक व्यक्ति मानता है। कंपनी को कानून जो है वो कंपनी को एक व्यक्ति मानता है, तो इसको एक कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, कंपनी का उसके सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कंपनी अपने नाम से माल क्रय कर सकती है, विक्रय कर सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है, आय प्राप्त कर सकती है, व्ययों का भुगतान कर सकती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि मान लो कंपनी के कोई सदस्य दिवालिया या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या पागल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कंपनी निरंतर चलती रहती है, यानी दोनों का एक दूसरे से जो अस्तित्व है वो पृथक माना गया है। स्थायी जीवन, कंपनी का जो जीवन है वो स्थायी माना गया है। ये वाला पॉइंट भी जस्ट ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। कैसे कि कंपनी के सदस्य, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के सदस्य दिवालिया, मृत्यु या पागल होने पर इसका कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी निरंतर चलती रहती है, यानी वो स्थायी रूप से निरंतर रूप से आगे बढ़ती रहती है। तो इसीलिए कहा गया है कि कंपनी का जीवन जो होता है वो स्थायी जीवन होता है। सार्वमुद्रा, कंपनी की जो मोहर होती है उसी को सार्वमुद्रा कहा जाता है। अब कंपनी चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है तो वह उसके हाथ पैर तो होते नहीं हैं, तो इस ऐसी दशा में कंपनी अपने हस्ताक्षर की जगह कंपनी से संबंधित जो सदस्य या संचालक मंडल है वो कंपनी के सार्वमुद्रा का उपयोग करते हैं उसके हस्ताक्षर की जगह। ठीक है, अगला है सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व है वो उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है, यानी जिस सदस्य ने सदस्य का मतलब अंशधारी, जिस अंशधारी ने जितने अंश क्रय कर रखे हैं उस सदस्य का दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य के बराबर सीमित होता है। ऐच्छिक संघ, ऐच्छिक संघ मतलब ये व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। ठीक है, ऐच्छिक संघ है, व्यक्तियों का एक ऐच्छिक समूह है जो व्यक्तियों की स्वेच्छा से तैयार किया जाता है एवं जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। पंजीकरण, किसी भी संस्था का पंजीकरण करने के बाद ही वह संस्था अस्तित्व में आई हुई मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार जब कंपनी का पंजीकरण कार्य यानी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तभी कंपनी अस्तित्व में आई हुई मानी जाती है। और अगला पॉइंट है लेखा पुस्तकें रखना। प्रत्येक कंपनी अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में
रजिस्टर्ड कार्यालय में अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में लेखा पुस्तकें रखने का अधिकार रखती है। तो इस प्रकार हमने कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन किया। अब आगे हम चर्चा करेंगे अंशों के प्रकार। अंशों के प्रकार। अंश के प्रकार। पहला है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर। और दूसरा है समता अंश। समता अंश। समता अंश को हम साधारण अंश भी बोल सकते हैं। साधारण अंश, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इक्विटी शेयर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी परिभाषा है, इसको हम क्रम के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्वाधिकार अंशों के बारे में। पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिन्हें समता अंशधारियों की तुलना में पहले लाभांश दिया जाता है। यानी जब भी कंपनी लाभांश देती है तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। इनको लाभांश देने के पश्चात अगर लाभांश बचता है तब समता अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। तो पहला पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिन्हें समता अंशधारियों से पहले लाभांश दिया जाता है। तथा दूसरा क्या है इसकी परिभाषा? दूसरी परिभाषा में हम ये ले सकते हैं कि कंपनी के समापन के समय समता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस लौटाई जाती है। ये सबसे बड़ा इसमें फर्क है। दूसरा, पूर्वाधिकार अंशों में जो लाभांश की दर है वो निश्चित रहती है, जबकि समता अंशधारियों में जो लाभांश की दर है, समता अंश में जो लाभांश की दर है वो बदलती रहती है। अब बात आती है समता अंश क्या होते हैं। ऐसे अंश, अगर सिंपल सी परिभाषा लें तो ये बोल सकते हैं कि ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, कौन से अंश कहलाएंगे? समता अंश। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। इनकी जो लाभांश की दर है वह निश्चित रहती है तथा पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता है, जबकि समता अंशधारियों को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में मत देने का अधिकार होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। समता अंशों को साधारण अंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई ये है पूर्वाधिकार अंश और समता अंश के बारे में। अब आगे चर्चा करते हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले हम लेते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश, इसको हम बोलेंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, देखो ये तो हमें पता है ही कि कंपनी जब भी लाभांश देती है, पहले लाभांश किसको दिया जाता है? पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, फिर उसके पश्चात समता अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों में कई बार क्या होता है, किसी वर्ष लाभ की अपर्याप्त मात्रा होने के कारण, यानी लाभ कम होने पर कंपनी क्या करती है, उस वर्ष के लाभ को आगामी वर्ष के लिए संचित कर लेती है। यानी जैसे मान लीजिए
2010 में लाभ पर्याप्त नहीं होने के कारण कंपनी क्या करती है, 2011 के अंदर 2010 के लाभांश का भुगतान करेगी। यानी उसका 2010 का जो लाभांश है वो संचित होकर कौन से अगले वर्ष में चला जाएगा, वो कौन से वर्ष में जाएगा, 2011 में। तो ऐसे अंशों को बोला जाएगा संचयी पूर्वाधिकार अंश। दूसरा आता है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। असंचयी पूर्वाधिकार अंश, जिसको हम बोलेंगे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जब आपको संचयी पूर्वाधिकार अंश की परिभाषा अगर समझ में आ चुकी है तो इसकी परिभाषा जस्ट इसके विपरीत होगी। कैसे? इसमें आपको ये परिभाषा बतानी कि असंचयी पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनके लिए लाभ को संचित नहीं किया जाता है, अगले वर्ष के लिए लाभ को संचयी नहीं किया जाता है। कौन से अंश कहलाएंगे? असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी के लिए हम आगे देखेंगे, आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।